ओके, तो अब हम शुरू करेंगे भाइयों बहनों अमाइंस, राइट। अमाइंस अमाइंस जो है दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और ठीक है, इजी सा चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। अमाइंस, अमाइंस है क्या चीज, कैसे अमाइंस हमारा बना। हमने अमोनिया लिया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया और एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो उसे हमने क्या बोल दिया, अमाइंस में कन्वर्ट हो गया। NH3 था, उससे एक हाइड्रोजन हटाया और एक एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ArR NH2। दिस इज नोन एज अमाइंस, राइट। अब अमाइंस जो है बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज जैसे हमने अमोनिया पढ़ा था, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो यहां पे भी जो हमारा अमाइंस है ये भी क्या होंगे, हमारे बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, हमारा लोन पेयर जो है प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये वाली जो सिंपल इसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया भाइयों बहनों, वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया अमोनिया मॉलिक्यूल से हमने निकाला था। बाकी अमाइंस हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, प्रोटीन्स में, वाइटामिन्स में, एल्कलॉइड्स में, हार्मोन्स में, सिंथेटिक एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग पॉलीमर्स and dyestuff and drugs. Two biologically active compounds, namely adenine and ephedrine, both containing secondary amino group and are used to increase the blood pressure. Novosin, a synthetic amino compound, is used as an anesthetic in dentistry. Benadryl, a well-known antihistaminic drug which contains tertiary amino groups. ठीक है, जो एलर्जीज होती हैं उनको ख़त्म करने में यूज़ कर जाती हैं। Quaternary ammonium salts are used as surfactants. Diazonium salts are used in preparation of variety of aromatic compounds including drugs. ठीक है, तो ये वाला जो हर एक चैप्टर का है वो एक बारी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। मैंने आपको हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में भी बोला था ये चीज़, तो वहाँ से आप एक बारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अमाइंस को दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक RNH2 लिया, दिस इज द प्राइमरी अमाइन। अगर इसके साथ मैंने दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा सेकेंडरी अमाइन। और अगर हम यहां पे तीन एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो दिस इज नोन एज टर्शरी अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। क्लियर हो गया जी ये? तो आर कैन बी एल्काइल और एराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं, सॉरी यहां पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, तो यहां पे नाइट्रोजन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके पास क्या होएगा 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहने वाला है। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसकी वजह से इसकी जो शेप आने वाली है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, और एंगल जो रहेगा दैट इज ऑफ 104.5 डिग्रीज, सॉरी 107 डिग्रीज रहता है। क्लियर हो गया। बट यहां पे क्या है, हमारे पास तीन बल्कि ग्रुप थे, जिसकी वजह से एंगल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और एंगल हो जाएगा हमारा 108 डिग्रीज का। एंगल जो है वो 108 डिग्री का हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अमीन हो जाएगा, अगर दो एल्काइल ग्रुप लगे तो सेकेंडरी अमाइंस हो जाएगा, तीन एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो हमारे टर्शरी अमाइंस होंगे, और अगर उसके साथ 4 एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे तो वहां पे हम लोग उसे कन्वर्ट कर देंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में। ठीक है, ये अमोनिया से हमने प्राइमरी अमाइंस बनाए, उसके बाद R2NH बनाया, और उसके बाद R3N बना दिया। ठीक है, तो प्राइमरी अमोनिया, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड देन टर्शरी अमाइंस में इसे हमने कन्वर्ट कर दिया था, राइट। नेक्स्ट वी हैव नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में तो कॉमन नेम में इसको हम कैसे बोलते हैं, एल्काइल अमाइन जो है इसका हमारा कॉमन नेम हो जाएगा, और IUPAC में जाएंगे तो एल्केन अमाइन इस जो है इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो दिस इज एल्काइल अमाइन एंड IUPAC नेम जो हो जाएगा दैट इज एल्केन अमाइन। ठीक है जी, लेट्स से हमारे पास CH3 CH2 NH2 था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन। और अगर हम इसको लिख सकते हैं इथेन अमाइन,
इथेन अमाइन। तो ये दो जो हैं हमारे नाम हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसको मैं से भी लिख सकते थे CH3CHNH2CH3, लेट्स से ये हो गया। इसका कॉमन नेम क्या होएगा? दोनों तरफ साइड साइड पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो आइसोप्रोपाइल अमाइन, दिस इज द कॉमन नेम। IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू अमाइन। प्रोपेन टू अमाइन इज द IUPAC नेम हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया। तो ये तो थे हमारे प्राइमरी के लिए। लेट्स से अगर हमने यहां पे सेकेंडरी अमाइंस ले लिया तो यहां पे क्या होगा? ये दिस विल बी द पेरेंट चेन। क्लियर हुआ। अब N के साथ क्या लगा है हमारा? मिथाइल। तो N के साथ क्या लग गया? मिथाइल इथेन अमाइन। तो इस तरीके से हम इसका जो है नाम करेंगे। क्लियर हो गया। दिस इज द IUPAC नेम। और कॉमन नेम में क्या होगा? यहां पे देखेंगे ये वाला ग्रुप जो है इथाइल ग्रुप लगा है, ये वाला ग्रुप लगा है मिथाइल, तो एल्काइल एल्काइल अमाइन होना है। तो दिस विल बी इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है जी, इथाइल मिथाइल अमाइन, ये दो चीजें हमारी जो है वहां पे बन जाएंगी। क्लियर हो गया। इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है जी। अब इसको टर्शरी को समझते हैं। यहां पे हमने क्या किया? लेट्स से तो इस केस में क्या होने वाला है? ये पेरेंट चेन, ये तो N, डाई मिथाइल इथेन अमाइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम में अगर हम जाएंगे तो क्या होएगा? ये इथाइल मिथाइल मिथाइल क्या होएगा? बताइए जरा इसे। ओके, तो इसका जो नाम आने वाला है दैट विल बी N, डाई मिथाइल इथाइल अमाइन। ठीक है, तो ये इसका जो नाम आ जाएगा भैया। क्लियर है जी? N डाई मिथाइल इथाइल अमाइन। क्लियर है। तो इस तरीके से भैया हम इसका नाम जो है करना शुरू कर देंगे। क्लियर है। और अगर हम बेंजीन रिंग के साथ में इसे NH2 को लगा देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो एनिलिन है ये हमारा दोनों तरफ नाम एक्सेप्टेड है, कॉमन नेम है बट ये IUPAC में भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, और इसका हम नाम लिख सकते हैं बेंजीन अमाइन। बट मेनली हम लोग को क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे? एनिलिन। ठीक है जी, एनिलिन को ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ एक NH2 लगा हुआ था और एक CH3 लगा हुआ था। ठीक है, NH2 लगा हुआ था और एक CH3 लगा हुआ था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो पता है हमें कि ये तो एनिलिन है, इसके 2 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल एनिलिन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है जी। तो ये तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ इसके अंदर, नॉमेनक्लेचर के अंदर, आप इसे जाके अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग बेंजीन रिंग के साथ में भी। यहाँ पे हमने क्या किया? ये N लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे भी हमने क्या किया? CH3 लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N, डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। क्या हो जाएगा? बेंजीन अमाइन हो जाएगा। क्लियर है? फाइन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। फर्स्ट जो है दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है जी, क्या होएगा? यहां पे हमने क्या किया? RNO2 लिया। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स है, RNO2 लिया, उसका हमने क्या किया?
हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम किया तो ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग लिया, नाइट्रोबेंजीन लिया था, यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया और ये जो था भैया हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH2 में, एनिलिन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके साथ में हम लोग एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SN प्लस HCl का यूज करके ये SnCl2 बनाएगा और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम Fe प्लस HCl का यूज कर सकते हैं, NH2 बना देगा। ये जो Fe प्लस HCl है, दिस मेथड इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स। क्यों? क्योंकि FeHCl के साथ हमने यहाँ पे आयरन स्क्रैप लिया था और उसका FeCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब जैसे ही हमने किया तो इसने FeCl2 बनाया, जैसे ही हमने FeCl2 का वापस वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये Fe2O3 बनाता है और HCl बनाता है। तो ये जो HCl हमने यूज किया था वो वापस हमें रिकवर हो जाएगा और ये थोड़ा सा एसिड हमारे रिएक्शन को बार बार आगे की तरफ मूव कराता रहेगा। क्लियर हो गया जी, समझ आ गया। तो ये वाला जो आयरन स्क्रैप वाला मेथड है उसको हम प्रेफर करते हैं ओवर अदर मेथड्स। क्लियर हो गया जी, क्योंकि जो HCl हमने बचपन में यूज किया था, इनिशियली यूज किया था, वो वापस हमें रिकवर हो रहा था, थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वी हैव अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, हॉफमैन मोनोलिसिस किया था हमने, RNH2 सॉरी यहां पे हमारे पास RX था और उसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमारा एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना के देगा, RNH3X। दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ठीक है जी, एक तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना सकता है और इससे हमें क्या मिलके देगा, प्राइमरी अमाइंस। RNH2 जो है हमें यहां से मिलेगा, उसका हमने फिर से किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया, RNHR सेकेंडरी अमाइन कन्वर्ट होएगा, फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया, RNRR 3 डिग्री अमाइन देगा, फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ किया, ये R3N था तो ये क्या दे देगा, R4N प्लस X माइनस। ठीक है जी, ये हमारा प्राइमरी अमाइन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया, ये किस में हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, और उसके बाद आ गया हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना था, दिस वाज द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अगर मैं इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो वापस मुझे ये क्या करके दे देगा, प्योर मतलब प्राइमरी अमाइन में इसे कन्वर्ट करके दे देगा। RNH3X, इसका मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन किया, अल्कली के साथ किया, तो ये RNH2 जो है हमें प्रिपेयर करके दे देगा। ठीक है, RNH2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और NaX जो है हमें मिल जाएगा। क्लियर है, फाइन। अब हॉफमैन होमोलिसिस में एक दिक्कत है, लिमिटेशन है कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर हम चाहते हैं, मतलब सारा मिक्सचर मिलेगा, अगर हम चाहते हैं कि मेरा प्राइमरी अमाइन एक मेजर प्रोडक्ट रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था, सुबह में बताया था हमने कि हम लोग उससे क्या यूज करेंगे, एक लार्ज एक्सेस में अमोनिया का यूज करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद हम लोग आगे रिएक्शन करते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, और कैसे प्रिपरेशन है हमारी, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, CN का रिडक्शन कर दिया,
आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन था, उसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये RCH2NH2 दे देंगे। यहाँ पे आप सोडियम डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो भी रिएक्शन जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेंडियस रिएक्शन हमने करके दिखा दिया। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, RCONH2 था, राइट। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, कोई भी रिएजेंट आप डाल दीजिए और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 में, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से। उसके बाद एक रिएक्शन आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, क्लियर है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाइयों। यहां पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो अमाइंस है, ये वाली जो रिएक्शन है, इससे हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी या एरोमेटिक अमाइंस जो है यहां से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे हमने थैलीमाइड लिया, हमने बनाया भी था अभी थोड़ी देर पहले, इसका हमने रिएक्शन किया विद KOH, एल्कोहलिक के साथ, KOH के साथ किया था, तो ये हमें C डबल बॉन्ड O NK+ देगा, ठीक है, K+N-, और इसका हम रिएक्शन करेंगे RX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये बेंजीन रिंग आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O N के साथ R लग जाएगा। इस NR का हम लोग रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaOH एक्वस के साथ, NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन करेंगे और ये हमें बना के देगा C डबल बॉन्ड O ONA और साथ में बन जाएगा RNH2, प्राइमरी अमाइन जो है यहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है जी, समझ आ गया। एरोमेटिक अमाइंस जो है इससे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड, ठीक है। जो एनायन फॉर्म हुआ था उससे वो रिएक्शन नहीं जाएंगे, ठीक है जी, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इसी वजह से एरोमेटिक अमाइंस जो है हम लोग यहां से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा गया है, आप ऐसे क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है जी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब ये हॉफमैन बंदे का नाम था, ब्रोमोमाइड ब्रोमीन था और अमाइड था, और डिग्रेडेशन का मतलब कार्बन चेन जो है हमारी छोटी हो रही है, डिग्रेड हो रही है। क्लियर हो गया, इसलिए इसका नाम बोला गया हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने लिया RCONH2, ब्रोमीन के साथ अमाइड तो आ गया, राइट, और यहाँ पे क्या आएगा, NaOH आ जाएगा, इसके साथ हमने रिएक्शन किया, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 NaOH के साथ हुआ था, तो ये RNH2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, NaBr बनेगा, 4 NaBr, 2 NaBr बनेगा और Na2CO3 बनेगा और H2O बन जाएगा। दिस इज द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, अच्छे से याद करके रखिएगा, डायरेक्टली पेपर में पूछी जाएगी और कन्वर्जन में भी यूज होने वाला है। That is a step down reaction. It is a step down reaction.
ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ कन्वर्जन है, कन्वर्जन आप कर लीजिएगा, अगर नहीं निकलेगे तो आप मेरे को एक बार शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर उसके बता दूंगा। ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, कम्युनिटी में डाल दीजिएगा, कहीं पे भी आपको लगता है यू हैव माई नंबर डाल दीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोलता है कि जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स हैं दे आर गैसेज एंड विद फिशी ऑर्डर। ठीक है, फिश लाइक ऑर्डर होता है इसका, प्राइमरी अमाइंस और विथ 3 कार्बन एटम्स, जहां पे 3 कार्बन एटम है दे आर लिक्विड, और जैसे जैसे हम हायर वंस की तरफ जाएंगे तो सॉलिड आ जाएंगे। एनिलिन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजली कलरलेस बट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। Lower aliphatic amines are soluble in water in all proportions because they can form hydrogen bond with water. ठीक है जी, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, बिकॉज आर जो ग्रुप है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं एल्कोहल्स का और अमाइंस का, विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था और अमाइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, तो एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हायर एज कंपेयर टू अमाइंस। एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अमाइंस। व्हाई? बिकॉज एल्कोहल्स में OH बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे NH बॉन्ड बनेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी 3 है, तो डाइपोल मूवमेंट इसका ज्यादा इसका कम है, तो इसी वजह से बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसमें बनने वाला है, एल्कोहल्स में। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और जैसे जैसे हम डाउन कार्बन चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस, अगर हमारे पास 3 टाइप की अमाइंस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, मतलब या यू कैन से हमारे पास आइसोमेरिक अमाइंस हैं, तो उस केस में सबसे ज्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है। लेट्स से CH3 CH2 CH2 NH2 इन्होंने दिया। अब इसके अंदर किसका बॉइल पॉइंट जो है सबसे ज्यादा होएगा, तो इस केस में प्राइमरी का सबसे ज्यादा होएगा, फिर सेकेंडरी का होएगा, फिर टर्शरी का होएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां पे एक जगह से बना पाएगा, यहां पे एक भी जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दैट्स व्हाई इन आइसोमेरिक अमाइंस प्राइमरी अमाइन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट because it can form maximum hydrogen bond with itself या दूसरे एटम्स के साथ। क्लियर है जी, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे समझ आ गया रीजन कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, तो ये 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे ये दूसरे वाले अमोनिया अमाइन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम चीज आने वाली है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, आपस में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। तो प्राइमरी अमाइन के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। फाइन, अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम बात करेंगे यहां पे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। राइट, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस की। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस में क्या होगा, अब देखो सब पहले सिंपल सी कहानी समझते हैं। बेसिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अमोनिया, वाई अमोनिया एक्ट एज अ बेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब जब हम अमाइंस की बात कर रहे हैं तो अमाइंस में भी हमारे पास क्या है, अमाइंस में भी हमारे पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। इसी वजह से दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया। अब हमने RNH2 लिया, इसका हमने HX के साथ रिएक्शन कर दिया,
तो ये क्या करेगा, RNH3X बन जाएगा, ये सॉल्ट बना दिया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया भैया। कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? और अगर मैं इसका RNH3X का बेस के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो क्या बना के दे देगा ये हमें, RNH2 प्लस NH4Cl या NH4X बना के दे देगा। ठीक है जी, H2O प्लस X माइनस ये बना के देगा। ओके, क्लियर है? हमने बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन रिंग के साथ में भी क्या किया, NH2 था, इसके पास भी लोन पेयर था, इसने भी HX के साथ रिएक्शन किया और NH3X बना दिया, सॉल्ट बना दिए इसने। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज है, इसको हम प्रिपेयर मतलब इसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। जो अमाइन सॉल्ट्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये जो अमाइन सॉल्ट्स हमने बनाए दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। तो ये जो रिएक्शन था हमारा, यहाँ पे अगर कोई भी इम्प्योरिटी है, ये वाली चीजें तो क्या होंगी हमारी, सॉल्यूबल हो जाएंगी वाटर में। बाकी रिमेनिंग जो इम्प्योरिटीज हैं दे डू नॉट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसी वजह से हम इसको, इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं इन प्यूरिफिकेशन ऑफ अमाइंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ अमाइंस। क्लियर? ओके, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब देखिए जरा यहां पे हम लोग करते हैं, RNH2 था, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। ठीक है जी, तो ये क्या क्या देगा हमें, RNH3 प्लस प्लस OH माइनस। यहां पे हमने K निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज RNH3 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन RNH2 इंटू वाटर। नाउ दिस वाटर, जब ये कांस्टेंट है K के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक कांस्टेंट बना के देगा विच इज KB, विच इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, विच इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहां पे हम लोग एक इसका एक और फॉर्मूला भी ले लेते हैं PKB का, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। तो यहां पे एक चीज लिख लीजिएगा, हायर द वैल्यू ऑफ KB, higher the value of KB और lower the value of PKB, stronger is the base। stronger is the base। समझ आ गया? तो जितनी ज्यादा वैल्यू होएगी उतना ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अमोनिया और एल्काइल हैलाइड को अगर हम कंपेयर करते हैं, एल्काइल हैलाइड को नहीं, प्राइमरी अमाइंस को, तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होएगा? अगर हमने यहां पे दो चीजों को कंपेयर किया, एक हमने अमोनिया ले लिया और दूसरा जो हमने लिया दैट इज RNH2 प्राइमरी अमाइंस, विच इज मोर बेसिक। Primary amines are more basic. Why? Because of plus I effect। CH3NH2 था, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही अगर आप सेकेंडरी लेके आओगे तो सेकेंडरी के केसेस में भी क्या होने वाला है, हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। Why? Because of plus I effect। प्लस I इफेक्ट होने की वजह से जो है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया जी? अब सब KB और PKB की वैल्यू चेंज करने वाली है, जैसा भी हमारा यहां पे ग्रुप लगा होएगा। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, उसकी वजह से KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा।
और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और यहां पे Kb की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यहां पे Kb की वैल्यू डिक्रीज करेगी, Pkb की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यहां पे Pkb की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर है ये? अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। ठीक है जी, स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया। अभी हमने डिस्कशन किया कि एल्केन अमाइन और अमोनिया में एल्केन अमाइन जो है दे आर मोर बेसिक, राइट। अब हम एल्केन अमाइन में इनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ज्यादा बेसिक है। ठीक है जी, एल्केन अमाइन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एल्केन अमाइन में अब ये चीज तो पता लगी कि भैया एल्केन अमाइन जो है हमारे बेसिक कैरेक्टर हैं, ज्यादा बेसिक है। अब यहां पे एल्केन अमाइन में एक चीज आएगा, पहला जो है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। पहला जो फैक्टर है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। उस चीज को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या होगा, अब एक एल्काइल ग्रुप लगा है, ये CH3NH2 था, इससे पहले एक अमोनिया था, एक आ गया CH3NHCH3 और तीसरा आया CH3NCH3 एंड CH3। इसके अंदर एक लोन पेयर था, इसके अंदर भी एक लोन पेयर था, यहां पे भी और यहां पे भी। जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई नहीं बढ़ा रहा तो सबसे कम ये वाला रहेगा, जैसे ही ये गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी। फिर यहां पे दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, फिर यहां पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? 3 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में क्या आ गया? अमोनिया। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहां पे जो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर है वो ये आ गया। अब उसके बाद हम दूसरा एक और फैक्टर लेके आते हैं विच इज द सॉल्वेशन फैक्टर। अब जैसे ही हम सॉल्वेशन फैक्टर पे गए तो वहां पे बेसिक कैरेक्टर में फिर से चेंजेस आएंगे। ठीक है, सॉल्वेशन में, सॉल्वेशन इफेक्ट में, अब इसका मतलब क्या है? सॉल्वेशन इफेक्ट में हम पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब सॉल्वेशन फैक्टर में क्या होगा? कौन कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है, कौन कितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? अमोनिया 4 जगह से, प्राइमरी 3 जगह से, सेकेंडरी 2 जगह से, टर्शरी 1 जगह से। तो वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उल्टा हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? अमोनिया सबसे पहले, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्लियर हुआ? समझ आ गया? अब एक तीसरा एक और फैक्टर ले आए विच इज द स्टेरिक फैक्टर। अब 3 डिग्री में क्या होगा? ऑपोजिट आने लग जाएगा। अगर एक CH3 ग्रुप है या हमारा एक C2H5 है, अब एक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा सॉल्वेशन, तीसरा स्टेरिक फैक्टर, इन तीनों को हमने कंबाइन करा और उसके बाद ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर बताया। अगर मेरा CH3 एल्काइल ग्रुप CH3 है तो मेरा ऑर्डर जो आने वाला है दैट विल बी 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अगर वो C2H5 था तो वो हो जाएगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये एक ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये ऑर्डर जो है याद रखना है। इस वाले में और एरो अलग लगा लीजिएगा। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री लिखने में सही है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद सॉल्वेशन, स्टेरिक फैक्टर, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अब एराइल अमाइंस में क्या होगा? बेंजीन रिंग आ गया। यहां पे RNH2
एल्काइल अमाइंस में क्या हो रहा था, एल्काइल जो ग्रुप थे दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये वाला ध्यान रखिएगा तीनों फैक्टर्स का। और अब हम लोग यहां पे एराइल अमाइन और उसके बाद अमोनिया का कंपैरिजन करेंगे। एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। एराइल अमाइंस में यहां पे NH2 था, इसके पास एक लोन पेयर है, और अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है। अमोनिया वाला लोन पेयर यहीं पड़ा रहेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। बट जैसे ही ये एराइल अमाइंस में आया, ये क्या करेगा, अब देखिए यहां पे NH2 के पास लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। ये क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर जो है दिखाना बंद कर देगा। ठीक है जी, बेसिक कैरेक्टर जब लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है तो वो बेसिक कैरेक्टर जो है शो नहीं करेगा। तो अमंग एराइल अमाइंस एंड अमोनिया, अमोनिया इज मोर बेसिक। अमोनिया जो है दैट इज मोर बेसिक। फाइन, क्लियर हो गया जी, समझ आया। अब सपोज करो अमोनिया ने एनिलिन ने, एराइल अमाइंस ने एक H+ गेन कर भी लिया, उसने बेसिक कैरेक्टर दिखा भी दिया, तो वो क्या करेगा, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देगा, NH3+ और दूसरा क्या हो जाएगा NH3+। ये दो स्ट्रक्चर बना के देगा। अब यहां पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पे हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो मतलब क्या हुआ, एराइल अमाइंस जब वो एक H+ गेन कर रहा है तो वो स्टेबल नहीं हो रहा, वो हमारा स्टेबल नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हुआ, एराइल अमाइंस जब नहीं एक्सेप्ट कर रहा था H+ को तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो H+ जब उसने एक्सेप्ट किया तो मतलब बेसिक कैरेक्टर दिखा रहा है, बेसिक कैरेक्टर दिखाने के बाद वो स्टेबल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, एराइल अमाइंस बेसिक कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा अच्छे से शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। यहां पे हम लिख देते हैं मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। ठीक है जी, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, उसकी वजह से फिर से बेसिक कैरेक्टर पे वेरिएशंस आएंगे। सपोज करो यहां पे NH2 था, यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो ये जो बेंजीन रिंग इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था वो खींचने बंद कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लोन पेयर वहीं पड़ा रहेगा। लोन पेयर वहीं पड़ा रहेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर हमने यहां पे NH2 लिया, यहां पे हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो ये NH2 इसे दे रहा था, ये इससे भी खींचने लग गया, तो बेसिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करेगा, pKb की वैल्यू इंक्रीज करेगी, Kb की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहां पे Kb की वैल्यू इंक्रीज करेगी, समझ आ गया जी, ये क्लियर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कराएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज कराएंगे। क्लियर हो गया जी। इसके बाद हम लोग इसकी करेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या करेंगे हम,
CH3 CH2NH एंड H। यहाँ पे हमने ClCH3 लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये क्या बना के दे देगा CH3 CH2NH CH3। दिस इज द एल्काइलेशन। क्लियर हो गया जी? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे भैया, एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने। ठीक है, ये कितनी बारी कर दिया हमने, हॉफमैन होमोलिसिस रिएक्शन में भी किया था। ठीक है, वही किया है। उसके बाद हमने यहां पे किया एसाइलेशन। एसाइलेशन CH3 COCl के साथ हमने कर दिया। लेट्स से ये C2H5NH H था, ClCOCH3 के साथ हमने इसका रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो यहां पे बनेगा भैया C2H5NH COCH3। दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर है जी? NHCOCH3 जो है हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा। क्लियर है? एसाइलेशन हमने एसिड, ये एसाइल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं या एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। C2H5NH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस O। क्लियर हुआ? इसके साथ हमने कर दिया दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये बना के देगा C2H5NH COCH3 प्लस CH3COOH। ये बन जाएगा भैया प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? बेंजोइल क्लोराइड के साथ करोगे तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, बेंजोइलेशन। राइट? एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस रिएक्शन देते हैं और कोई जो है ये रिएक्शन नहीं देती हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड जो है प्रोड्यूस होता है। RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, this will give us RNC plus 3KCl plus water। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये भैया रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में सीधा पूछ ली जाएगी या वो कन्वर्जन में देंगे। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। उसके बाद आता है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाइट्रस एसिड में जब हम नाइट्रस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स। और जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं दे आर अनस्टेबल, और वो डिकम्पोज करके क्या बनाते हैं, एल्कोहल्स। क्लियर है जी? तो एलिफेटिक और एरोमेटिक की दोनों कर देता है। रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड, हमने यहां पे क्या किया, RNH2 था उसका रिएक्शन करा दिया HNO2 के साथ। ये कहां से आया, NaNO2 प्लस HCl से। ये बना के देगा RN2Cl विच आर अनस्टेबल, और ये हमारे डिकम्पोज कर जाएंगे ROH में, N2 में और HCl में। क्लियर हो गया जी? समझ आया? अब हम इसकी बात करते हैं एरोमेटिक अमाइंस में, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस में। तो क्या बना के देगा, यहां पे बेंजीन रिंग था NH2, यहां पे हमने इसका NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन किया था। ये बना के दे रहा है HNO2 और ये बनाएगा N2Cl। ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है साहब, क्लियर है? ये जो है हमारा स्टेबल होएगा, NaCl एंड वाटर और बन जाएगा साथ में। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट्स की। डाइजोनियम सॉल्ट के लिए हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस करेंगे, अभी सैंडमेयर करेंगे, गेटरमैन करेंगे, जो ऑलरेडी कर भी चुके हैं।
क्लियर हो गया जी। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हमें ये मिला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, समझ आया। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये हमें हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस के बीच में। ठीक है जी, यहां पे हमने क्या किया, C2H5NHH और इसका हमने एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दिया। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड ये हो गया बेंजीन रिंग SO2Cl प्लस HNHC2H5। यहां से हमारा HCl जाने वाला है और ये देगा हमें बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ में SO2NHC2H5। ये जो H है दिस इज एसिडिक इन नेचर, ये वाला H जो है एसिडिक नेचर रहेगा। वाई? बिकॉज ये जो SO2 ग्रुप लगा है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होएगा ये। तो H जो है इट इज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर और ये क्या करेगा, सॉल्युबल होगा एल्कली में। इट इज सॉल्युबल इन एल्कली क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर जो है शो करेगा। तो प्राइमरी अमाइंस का अगर हम रिएक्शन करते हैं एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ तो वो सॉल्युबल हो जाता है इन द बेस या एल्कली, राइट। इसके बाद हम ऐसे ही सेकेंडरी अमाइंस के साथ भी इसका रिएक्शन करते हैं। दिस इज द प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में ये इसके साथ रिएक्शन तो करता है, ये इसके साथ रिएक्शन तो करेगा बट इनसॉल्युबल रहेगा किसमें, बेस में, नॉट सॉल्युबल। अगर हम टर्शरी अमाइंस की बात करते हैं तो टर्शरी अमाइंस जो हैं भाइयों बहनों वो इसके साथ जो है रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन जो है ही नहीं, नो रिएक्शन। तो हमें डिस्टिंक्शन करने में हेल्प मिल गया। प्राइमरी अमाइंस जो हैं वो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंडरी अमाइंस में वो रिएक्शन तो करेगा बट इट इज नॉट सॉल्युबल। टर्शरी अमाइंस में कोई भी रिएक्शन जो है हमारा यहां पे नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये डिस्टिंक्शन हो गया भैया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस का। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है भैया दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक अब जो भाइयों बहनों देखना जरा, जो NH2 है बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है दैट इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर। वो क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर होता है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है एकदम से इंक्रीज कर जाती है किसकी, बेंजीन रिंग के साथ की। ठीक है जी, तो यहां पे हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन किया। ब्रोमिनेशन किया, यहां पे हमने क्या किया, NH2 ले लिया और उसका ब्रोमीन वाटर के साथ हमने रिएक्शन किया तो 3 जगह पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे। नाम हो जाएगा इसका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। ये जो है इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो
एनिलिन। अब इस केस में ये क्या हुआ, तीनों जगह जाके सब्स्टिट्यूट हुआ। अब वो क्वेश्चन बोलता है कि भैया मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, मुझे चाहिए या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन वाला जो है मिल जाए, बाकी कहीं पे भी उसका सब्स्टिट्यूशन जो है ना हो। क्लियर हुआ? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस NH2 ग्रुप की मास्किंग करेंगे, NH2 ग्रुप की मास्किंग करेंगे, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। अब रिएक्टिविटी डिक्रीज कैसे होएगी, एसाइलेशन करके, एसिटाइलेशन करके। कैसे होएगा भैया, हमने यहां पे लिया NH2, इसका हमने रिएक्शन करा दिया ClCO के साथ, CH3COCl के साथ हमने इसका रिएक्शन कर दिया, जिसकी वजह से यहां पे NHCOCH3 आ गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। और अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, इसका हम ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो ब्रोमीन जो है दो ही जगह हमारा जाके लगेंगे, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके हमारे ब्रोमीन जो है अटैच हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी? इसके बाद हम इसका कोई भी एसिडिक या बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन करेंगे, तो ये वापस हमें क्या बना के दे देगा, NH2 बना के हमें दे देगा। ठीक है, और जो पैरा वाला रहेगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, पैरा ब्रोमो एनिलिन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? ब्रोमिनेशन किया, NH2 एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ब्रोमीन वाटर की वजह से ये तीन जगह पे जाके लगा। अब वो क्वेश्चन में बोलता है कि भैया मुझे इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस NH2 की मास्किंग करेंगे, जिससे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाए। हमने यहाँ पे एसिटाइलेशन करा NH2 बेंजीन रिंग का COCl। अब ये रिएक्टिविटी डिक्रीज कैसे हो गई, देखो जरा, यहाँ पे NH2 के पास एक लोन पेयर था, ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और ये बना देगा NH डबल बॉन्ड CO-CH3, जिसकी वजह से क्या हुआ, CO इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर हुआ? और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने हमारे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने। जैसे ही बन गए उसके बाद मेरे को NH2 वापस लाना था, एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया, हमें प्रोडक्ट मिल गए। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिलिन, इसका क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलिन। क्लियर है जी? ऐसे ही हम लोग नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन में भी हम इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। अब NH2 के साथ, सॉरी, नाइट्रेशन के केस में हम लोग कुछ अलग ही प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो हमें टेरिस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। नाइट्रेशन में हमें टेरी ऑक्सीडाइज 3 वाले जो है प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहां पे हमने NH2 लिया, इसका हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर दिया, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, टेरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। यहां पे NH2 था, यहां पे NO2 आ गया। अभी तक हम लोग देख रहे थे तो हमें दो ही प्रोडक्ट मिलते थे, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक मिलता था हमें पैरा पोजीशन पे, बट इस केस में हमें एक मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा और उसका जो परसेंटेज होगा, मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट में हमें मिलने वाला है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड तो छोटा ही रहेगा, मेटा और पैरा वाले जो है हमें कंसिडरेबल अमाउंट में
प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब बात आती है कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिल गया हमें, इसको समझिए। मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें कंसिडरेबल लार्ज अमाउंट में क्यों मिला? जैसे हमने इसका नाइट्रेशन किया तो ये क्या करेगा, एक H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर का ये एसिड यहां पे पड़ा है और ये बना देगा हमारा NH3 प्लस विच इज अ हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो जाएगा। ये NH2 जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये रहेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होएगा, पॉजिटिव साइन, और जो मेजर सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो कहां पे होएगा, हमारा मेटा पोजीशन पे। ठीक है जी, क्लियर हुआ। हमने यहां पे देखो NH2 था, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 डाला, हमें 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इसमें वो बोलता है कि मेटा वाला जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि जो एनिलिन था एसिड, हालांकि एनिलिन बेस है, लोन पेयर है, वो एक एसिड एक्सेप्ट कर लेगा, एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट करेगा। जब ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हाईली डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा। वाई, बिकॉज ये NH3 दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव साइन आएंगे, तो एक इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, हमारा मेटा पोजीशन पे। इसी वजह से मेटा सब्स्टिट्यूटेड जो है मेजर लार्ज क्वांटिटी में हमें मिला था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, समझ आ गई जी, लिख लीजिए इसे। अब हमें चाहिए कि एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा ही चाहिए, मेटा ना मिले। तो उस केस में हम लोग इसका एसिटाइलेशन करेंगे। दो जगह पे NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हमारा ऑर्थो पे और पैरा पे। इसका एसिडिक और बेसिक मीडियम में हमने रिएक्शन किया, NH2NO2, राइट। यहां पे भी एसिडिक या बेसिक मीडियम में हमने रिएक्शन किया, NH2NO2। ये जो है हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सही है, क्लियर है, समझ आ गया भाइयों बहनों। चलिए जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में एक और चीज आएगी दैट इज ज्विटर आयन। एक ज्विटर आयन जो है वहां पे प्रोड्यूस होएगा। सल्फोनेशन, इसका हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, यहां पे आ गया NH2SO3H का जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और कहां पे हो जाएगा भैया, हमारा पैरा पोजीशन पे। ठीक है जी, दो जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, NH2 का SO3H पे, सॉरी नहीं ऐसा नहीं होने वाला, क्या होएगा यहां पे, एनिलिन जो था वो बेस की तरह काम कर रहा था, यहां पे हो जाएगा NO2 NH3 SO3H। ठीक है जी, ये हो जाएगा NH3 HSO4, HSO4 लगाया हुआ इन्होंने।
कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होएगा, रीअरेंजमेंट होएगी जिसकी वजह से ये कन्वर्ट होएगा NH2SO3H में। नाउ देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज बेसिक, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एसिडिक है। तो ये जो H है ये मूव करता रहेगा, ये बनाएगा NH3+ और SO3-। तो इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, इसको हम लोग बोलते हैं भैया ज्विटर आयन, NH3+ एंड SO3-। क्लियर हो गया जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि एनिलिन दे डू नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ना एल्काइलेशन ना एसाइलेशन। व्हाई? बिकॉज एनिलिन जो है वो ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करता है, और वहाँ पे हमने जो ल्यूइस एसिड लिए थे जो हमारा कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग नेचर के हो जाते हैं। इसी वजह से जो है कोई भी रिएक्शन हमारी फर्दर नहीं होती है। क्लियर हो गया जी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। जो एनिलिन है दे डू नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलिन जो है भैया वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एनिलिन बेस की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पे जो हमने AlCl3 एसिड लिए थे वो एसिड की तरह काम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सॉल्ट फॉर्मेशन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हाईली डीएक्टिवेटिंग नेचर का होगा, हाईली डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा ये। क्लियर है जी। तो सल्फोनेशन भी हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स में। डाइजोनियम सॉल्ट्स, अब डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हैं भैया हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पे कैसे बने डाइजोनियम सॉल्ट हमारे, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट NH2 था, इसका हमने NaNO2+ HCl के साथ रिएक्शन किया 0 to 5 डिग्री C या 273 से लेके 278 केल्विन तक। तो ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट बना के दे देंगे विच इज N2Cl, राइट। इस N2Cl और साथ में NaCl एंड वाटर, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन डाइजोनियम सॉल्ट्स का। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म। इट डिकम्पोजेज इजीली इन ड्राई स्टेट। एक जो है हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट है दैट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, दैट इज N2BF4, ठीक है जी। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। दिस इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ यही है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बाकी सारे जो हैं वो लो टेम्परेचर तक ही स्टेबल हैं, जैसे ही आपने उन्हें वार्म किया वो डिकम्पोज कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनकी केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट जो है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन ArN2X, इसका हमने यहाँ पे 3 रिएक्शन किए, ठीक है। CuCl HCl के साथ किया तो ArCl मिला, और N2CuBr के साथ रिएक्शन किया HBr तो ArBr मिल गया, और साथ में N2
और CuCN के साथ रिएक्शन किया HCN के साथ, तो ये ArCN दे देगा और N2 गैस इवॉल्व कर जाएगा। क्लियर हो गया? ये कौन सी रिएक्शन है हमारी? सैंडमेयर रिएक्शन है। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। इसके बाद हमने एक इसका और पार्ट किया था ArN2X, जहां पे हमने इसका कॉपर पाउडर के साथ HCl के साथ रिएक्शन किया, तो ये ArCl दे देगा और N2 दे देगा। यहाँ पे हमने Cu का HBr के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ArBr हो जाएगा और N2 हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या था हमारा? गेटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। अब इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, इसमें हम लोग क्या करेंगे? यहां पे जो डाइजोनियम सॉल्ट था N2Cl, उसका हमने क्या किया? Ki के साथ रिएक्शन कर दिया और ये क्या दे देगा हमें? आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन और N2 प्लस KCl। उसके बाद हम इसका करेंगे रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। अब रिप्लेसमेंट अगर हम इसकी करेंगे फ्लोराइड आयन के साथ, तो हमने फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे। ArN2Cl था, उसका हमने HbF4 के साथ रिएक्शन किया एंड इट विल गिव अस ArN2BF4। ठीक है जी। इस ArN2BF4 को अगर आप हीट करते हो तो ये क्या करेगा? हमें फ्लोरोबेंजीन दे देगा, BF3 देगा और N2 दे देगा। ठीक है जी। ये इस तरीके से हमारा जो है फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। और एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो दो रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कन्वर्जन में भी यूज हुई थी। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। ठीक है जी। कैसे होएगा? ArN2Cl, इसका हमने किसके साथ रिएक्शन किया? H3PO2 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ArH प्लस H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? साथ में क्या हो जाएगा? N2 एंड HCl चला जाएगा। एक और हमने किया ArN2Cl, इसका हमने रिएक्शन किया CH2OH के साथ, एल्कोहल के साथ, तो ये क्या देगा? ArH एंड CH3CHO प्लस N2 प्लस HCl। ये जो है भैया हमारी रिएक्शन जो है हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। यहां पे अगर मुझे डाइजोनियम सॉल्ट हटाना है, उसकी जगह बेंजीन बनाना है तो हम इन रिएक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से वाली रिएक्शन से क्या होएगा। रिप्लेसमेंट करेंगे तो वाटर के साथ जस्ट वार्म करना है, आपको रिएक्शन मिल जाएगा हमें। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल, बेंजीन रिंग लिया हमने, यहां पे N2Cl था, इसका रिएक्शन हमने कर दिया विद वाटर और वार्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस HCl। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, ये सब कन्वर्जन में यूज करेंगे ये लोग, सारी की सारी रिएक्शन। यहां पे N2Cl था, इसका हमने HbF4 के साथ रिएक्शन किया, ये बना देगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट N2BF4
NaNO2 के साथ हमने इसका रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हीट कर दिया, तो यहां पे NO2 जो है हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और N2 प्लस NaBF4। ठीक है जी, ये सारी की सारी रिप्लेसमेंट थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। ठीक है जी, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हम कहां पे यूज करते हैं? डाइज बनाने में। ठीक है जी, इसका हम यूज करते हैं इन मेकिंग डाइज। कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है, डायरेक्टली पूछी जाती है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। यहां पे हमने क्या किया, ये N2Cl था, इसका हमने लेट्स से फिनोल के साथ रिएक्शन कर दिया, यहां से एक H लिया, ये कपलिंग रिएक्शन, दो चीजों को जोड़ दिया हमने, और ये क्या बना के देगा, N डबल बॉन्ड N, और यहां पे ये बेंजीन रिंग के साथ में क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। इसको हम बोल देंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसका किस कलर का होएगा, ये ऑरेंज कलर का डाई होएगा, ऑरेंज कलर का जो है ये डाई होने वाला है। ठीक है, साथ में Cl माइनस और H2O रहेगा। ऐसा ही एक और रहेगा, हमने यहां पे क्या किया, बेंजीन रिंग लिया, N2Cl था, यहां पे बेंजीन रिंग NH2 लिया, ये बेंजीन रिंग एज इट इज N डबल बॉन्ड N, यहां पे ये हो जाएगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का डाई रहेगा, सॉरी येलो कलर का डाई रहेगा, और रेड नहीं, येलो कलर का डाई रहेगा। ठीक है, येलो कलर का डाई रहने वाला है। तो दीज आर कपलिंग रिएक्शंस, ये OH माइनस की प्रेजेंस में, ये H प्लस की रिएक्शन। क्लियर हो गया जी ये। और डाइजोनियम सॉल्ट के इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस को इजी कर देती है, बहुत सारी रिएक्शंस को जो है हमारे लिए इजी कर देता है। ठीक है जी, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज़ कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो नहीं है इसमें, जितने हमने क्लास में किए तो उससे काफ़ी इजी हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट जाके प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।